बीमारी ने उसको इस कदर तोड़ दिया था कि उसका वजन घटकर महज 33 किलो का रह गया था। कि उसके माता पिता उसकी पीड़ा नहीं देख पा रहे थे और भगवान से यहाँ तक ये प्रार्थना करने लगे थे कि इससे अच्छा तो भगवान इसको उठा ही लो। आज आप जानेंगे कि कैसे एक पिता का अनजाने में लिया गया फैसला उनकी अपनी लाडली बेटी की बर्बादी का कारण बन गया। काजल बताती है कि उस कठिन दौर में कमल ने उसका इतना ध्यान रखा जितना एक माँ अपने बच्चे का रखती है। शादी के ठीक 1 महीने बाद एक अजीब इत्तेफाक हुआ। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? जब तुम अपनी पत्नी से प्यार करते थे तो तुमने उसको धोखा क्यों दिया? वो चाहती है कि मैं सिर्फ उसका बनकर रहूं, उसे पत्नी का दर्जा दूं, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं उसको वो दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। काजल का पति सुबोध किसी भी जन्म में उसके प्यार का हिस्सा नहीं रहा, फिर भी वो बार बार बीच में क्यों आ रहा है? जब मैं उसको आगे के दृश्य में लेकर गई तो एक बड़ा सरप्राइज मिला कि काजल तो पहले से ही शादीशुदा थी। 33 किलो का शरीर, सांस लेने में तकलीफ और खाने के नाम से ही जी मचलना। काजल के लिए उसका अपना शरीर एक जेल बन चुका था, जिसमें उसे महसूस होता था कि उसकी चमड़ी के नीचे कीड़े रेंग रहे हैं। लोग कह रहे थे कि किसी ने कुछ करवा दिया है, लेकिन सच तो ये था कि काजल ऐसे कार्मिक चक्र में फंसी थी जहां उसका दम घुट रहा था। आज की कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं, बल्कि एक ऐसी बद्दुआ की है जो सरहदें और सदियां पार करके आज के दौर में लौट आई है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक पिता का अनजाने में लिया गया फैसला गांव की एक जमीन और वहां के पुराने पेड़ों को काटना उनकी अपनी लाडली बेटी की बर्बादी का कारण बन गया। इतना ही नहीं, काजल की आत्मा दो ऐसे पुरुषों के बीच में फंसी है जिनमें से एक उसका सुकून और दूसरा उसका श्राप। आखिर क्यों एक आत्मा दूसरी आत्मा को जन्मों जन्मों तक तड़पाने की कसम खा लेती है? क्यों काजल उस रिश्ते से नहीं निकल पा रही जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं? नमस्ते, मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज सितारा स्पीक्स में हम काजल के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के उन पन्नों को खोलेंगे कि कैसे सदियों पुराने खून और नफरत का हिस्सा आज भी काजल को अपनी सेहत और अपने प्यार को खोकर चुकाना पड़ रहा है। इस गहरे सफर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सितारा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर की गई हुई जानकारी किसी और की जिंदगी की जो उलझन है उसको सुलझा दे। काजल का कहना है कि उसका बचपन किसी राजकुमारी की तरह बीता है। वो जिस गांव में रहती थी वहां की लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन काजल बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी और उनके माता पिता ने भी उसका पूरा ध्यान देते हुए, साथ देते हुए बहुत अच्छे से उसे पढ़ाया लिखाया। अपनी काबिलियत के दम पर काजल डॉक्टर बनने का सपना लेकर एमबीबीएस पास करने के लिए एक बड़े शहर में गई। वहां उसकी मुलाकात कमल नाम के एक लड़के से हुई जो पेशे से एक फार्मासिस्ट था। धीरे धीरे उनकी ये जो मुलाकात थी वो प्यार में बदल गई और इसी बीच काजल की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जब उनकी परीक्षाएं नजदीक आई तो स्थिति और भी बिगड़ गई। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि जिस पीजी में वो रहती थी वहां के जो ओनर थे उन्होंने उसके माता पिता को फोन करके उसे घर ले जाने की हिदायत दी। अजीब बात यह थी कि काजल की बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आ रही थी। हार मानकर उनके माता पिता उन्हें एक पंडित के पास लेकर गए। बीमारी ने उसको इस कदर तोड़ दिया था कि उसका वजन घटकर महज 33 किलो का रह गया था। उसका रंग काला पड़ने लगा था, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और खाने के प्रति उसकी अरुचि इतनी बढ़ गई थी कि खाना देखते ही उसको उल्टी जैसा महसूस होता था। यहां तक कि अगर टीवी पे भी खाने का कोई भी एड आएगा तो उसको देख के भी वो बेचैन हो उठती थी। उसको यह महसूस होता था जैसे उसके शरीर में कीड़े रेंग रहे हो। और उसकी ये दयनीय स्थिति लगभग 2.5 से 3 साल तक चली। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को दिखाया। कोई इसको ऊपरी हवा का नाम देता था, तो कोई कहता था कि कॉलेज में किसी ने कुछ खिला दिया है और कुछ लोगों का यह मानना था कि गांव में ही किसी ने उन पर कुछ किया कराया है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब काजल के पिता ने गांव में एक बहुत ही बड़ी जमीन खरीदी। उस जमीन पर सैकड़ों आम के पेड़ लगे हुए थे जिन्हें काजल के पिता ने कटवा दिया। हालांकि वो जमीन का वो आगे क्या करने वाले थे वो स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस जमीन को लेने के बाद में मानो काजल के घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई और उनका घर उजड़ने लगा। कुछ ही दिनों के भीतर काजल के पिता को कैंसर होने की पुष्टि हुई। धीरे धीरे घर के अन्य सदस्य भी अक्सर बीमार रहने लगे।
काजल की स्थिति ऐसी थी कि जैसे ही वो थोड़ा-सा ठीक होकर पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाती, वहां फिर से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती। और इतनी शारीरिक और मानसिक दिक्कतों के बावजूद काजल ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ में जारी रखी। इन तमाम मुश्किलों के बीच में कमल उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े थे। काजल बताती है कि उस कठिन दौर में कमल ने उसका इतना ध्यान रखा जितना एक माँ अपने बच्चे का रखती है। कमल के निस्वार्थ प्रेम और सेवा ने उसको टूटने नहीं दिया। समय बीतने के साथ में परिजन काजल को नाग देवता के मंदिर लेके गए, जहां से उसके स्वास्थ्य में सुधार की शुरुआत हुई। काजल इमोशनल होके बताती है कि लगभग 2.5 साल के बाद में उसने पहली बार ढंग से 2 रोटी खाई थी। उसकी शारीरिक स्थिति अब 80% तक उसमें सुधार आ चुका था। लेकिन शारीरिक कष्ट कम होते ही एक नया मानसिक संकट शुरू हो गया। अब काजल डिप्रेशन में रहने लगी, उसको पैनिक अटैक्स आते और मन में आत्महत्या के विचार उठते। उसको यह महसूस होता मानो किसी ने उसके दिमाग को बांध दिया हो। एक बार उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, जिसके बारे में वो ये कहती है कि उसको खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। एक समय था कि उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उसके माता-पिता उसकी पीड़ा नहीं देख पा रहे थे और भगवान से यहां तक ये प्रार्थना करने लगे थे कि इससे अच्छा तो भगवान इसको उठा ही लो। काजल की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। इसी बीच शहर आना जाना और कमल से मिलना जारी था। कमल उसका पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अचानक एक दिन उसने कहा, कमल ने, कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और वो काजल के जीवन से चला गया। दुखों का पहाड़ तब और टूटा जब काजल को यह पता चला कि उसके पिता के बाद अब उसकी मां को भी कैंसर है। माता पिता दोनों गंभीर रूप से बीमार थे और काजल का इकलौता सहारा कमल भी छूट चुका था। ऐसे में परिवार के जो अन्य सदस्य थे, काजल पे पढ़ाई छोड़ने का दबाव उन्होंने बनाना शुरू किया। और इसी मानसिक अस्थिरता और अकेलेपन के बीच में काजल की मुलाकात सुबोध नाम के लड़के से हुई। काजल उसे सिर्फ एक दोस्त ही मानती थी, लेकिन सुबोध के शादी के दबाव डालने पर काजल ने अनजाने में ही पता नहीं क्यों उसको हाँ कर दी और गुपचुप तरीके से शादी कर ली। और ये बात उन लोगों ने दोनों ने अपने घर पे नहीं बताई थी। शादी के ठीक 1 महीने बाद एक अजीब इत्तेफाक हुआ। कमल का फोन आया और उसने वापस आने की इच्छा जताई और उसने कहा कि मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर काजल ने सुबोध से कह दिया कि वो इस शादी को नहीं मानती है, वैसे भी किसी को पता नहीं है और वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सुबोध ने काजल के घर जाकर शादी की बात उजागर कर दी। पूरे गांव में यह बात फैल गई और समाज के डर और मजबूरी में घर वालों ने एक छोटी सी रस्म करके काजल को सुबोध के घर पर विदा कर दिया और साथ ही उन्होंने अपने हाथ खींचते हुए कह लिया कि अब तुम्हारी पढ़ाई का लोन हम नहीं भरने वाले, तुम अपना रास्ता खुद चुनो। शादी के बाद काजल को सुबोध के असली व्यक्तित्व का पता चला। वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का निकला। काजल का कहना है कि सुबोध बाकी सबके लिए अच्छा है, लेकिन केवल उसके साथ उसका व्यवहार बुरा है। विवाह के 12 साल बीत जाने के बाद भी काजल को कोई वैवाहिक सुख नहीं मिला। वो अक्सर खुद को यह सवाल करती है कि सुबोध ने आखिर मुझसे शादी की ही क्यों? जब उसको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, प्यार नहीं है, तो शादी क्यों की? काजल कई बार तलाक लेने के बारे में सोचती है, लेकिन अपने सास ससुर के प्रति उसको बहुत प्रेम है और सम्मान है और इसी के कारण वो ये फैसला नहीं ले पाती। पिछले 2 सालों से वो सुबोध के साथ नहीं रह रही और वर्तमान में हॉस्पिटल में एक हॉस्टल में रहती है। उसका एक बेटा भी है जो अपने पिता और दादा दादी के साथ में गांव रहता है। काजल के मुख्य जो प्रश्न थे जिनका उत्तर वो खोज रही थी वो ये था कि कमल जो उनका इतना ख्याल रखता था वो अचानक उनको छोड़कर क्यों चला गया? सुबोध जो बाकी दुनिया के साथ अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ काजल के साथ ही बुरा व्यवहार क्यों करता है? और उस विशेष जमीन को खरीदने के बाद में अचानक उसके हंसते खेलते घर की स्थिति अर्श से फर्श तक क्यों आ गई? वो इतने वर्षों तक गंभीर बीमारी से क्यों जूझती रही? वो सुबोध के साथ अपने इस बोझिल रिश्ते को सम्मान पूर्वक बाहर कैसे निकले उस रिश्ते से, वो भी ये जानना चाहती थी। जैसे ही मैंने काजल को ट्रांस की अवस्था में उतारा, उसे सबसे पहले अपने स्पिरिट गाइड के रूप में एक दिव्य मोरपंख दिखाई दिया और धीरे धीरे वो दृश्य स्पष्ट हुआ और उसे भगवान कृष्ण की सुंदर छवि नजर आने लगी। काजल ने बताया कि उस अवस्था में
उसे कमल और सुबोध भी वहां पे श्री कृष्ण के अगल बगल खड़े दिखाई दे रहे थे। वो खुद को श्री कृष्ण के चरणों में गिराकर बिलक बिलक के रो रही थी। वो ऐसा देख रही थी कि वो रो रही है। विशेष रूप से कमल को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसको ऐसा हो रहा था कि बस इसी पल कमल उसको मिल जाए। मैंने श्री कृष्ण की उस दिव्य उपस्थिति के सामने काजल के वो तमाम सवाल रखे जो इस जन्म में उसको परेशान कर रहे हैं, और इसके बाद हम मार्गदर्शन मांगते हुए उसकी पहली पास्ट लाइफ की स्मृति में बढ़े। लेकिन काजल की पास्ट लाइफ शेयर करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से हमारे फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। याद रखिए, ये एक कॉमन स्पेस है जहां पर हम सब साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव करते हैं। अगर आप भी हमारे फ्री ग्रुप पीएलआर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां जुड़ने के बाद में टॉप राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप गहराई से अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं और हमारी पर्सनल सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कई विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस, पितृदोष निवारण, टैरो कार्ड रीडिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, शेडो वर्क, और सबसे लेटेस्ट और वन ऑफ अ काइंड सर्विस एस्ट्रो पीएलआर, जिसमें हम आपकी कुंडली को पढ़कर आपकी कुंडली में जो दोष है उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, उसकी मेमोरी तक पहुंचते हैं जहां से वो दोष शुरू हुआ है, और उसका निदान देते हैं। तो अगर आप कोई भी सर्विस के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें नीचे यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि काजल ने अपनी पहली लाइफ में क्या देखा। हमने 4 लाइफ देखी काजल की। जैसे ही मैंने उसको गहरे ट्रांस में उतारा, उसने देखा कि वो 17-18 साल का एक गोरा सा लड़का है। एक साधारण सी शर्ट और पैंट उसने पहन रखी है, और वो गांव के बाहर किसी पथरीली सी जमीन पर खड़ा था। मैंने वहां से उसको अपने घर जाने के लिए कहा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका मकान डबल मंजिल का है, लकड़ी से बना हुआ। घर के बाहर एक बरामदा था और वहां पर बैलगाड़ी बंधी थी। बाहर उसके पिताजी कुर्ते पजामे में खड़े थे और घर के ही बाहर माँ गेहूं साफ कर रही थी। मैंने पूछा कि काजल, अपने उस जन्म की माँ को पहचानो, क्या इसको तुम रिकॉग्नाइज करती हो इस जन्म से? तो पता है उसने क्या कहा? वो उसकी सास है इस जन्म की, शायद इसीलिए उसका रिश्ता इतना क्लोज है। और उस जन्म के पिता को उसने अपने इस जन्म के पिता के रूप में ही रिकॉग्नाइज किया। अब घर में उसने देखा कि इनके अलावा उसके 2 भाई बहन भी थे। जब मैंने उसका नाम पूछा काजल से, तो उसने अपना नाम महेश बताया। अब मैं उसके पिता के पास उसको लेकर गई, जहां काजल ने यह महसूस किया कि वो अपने पिता से कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। तो मैंने उसको कहा कि अपना दिल टटोलो, ऐसी क्या बात है जो तुम अपने पिता से करना चाह रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही? तो उसने कहा कि शायद मुझे किसी लड़की से प्यार है, कोई पसंद है, जिसके बारे में मैं अपने पिताजी से बात करना चाहता हूं लेकिन डर लग रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो अब उस लड़की को पहचानने के लिए मैं उस लड़की के पास लेकर गई काजल को। जैसे ही मैंने उसको उस दृश्य में भेजा, उसने 15 साल की एक लड़की देखी, सुंदर सी, जिसने 2 चोटियां बनाई हुई थी, और उसका नाम काजल ने बताया सुनीता। मैंने बोला कि ये जो सुनीता है उसको किस इंसान के रूप में रिकॉग्नाइज करती हो? तो आप जान ही गए होंगे। उस सुनीता को उसने कमल के रूप में रिकॉग्नाइज किया और उसने कहा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने बोला कि क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? तो उसने कहा कि जैसे वो मुझे देखती है लगता है कि वो भी प्यार करती है, लेकिन मैं उसे कभी बता नहीं पाया। मैंने काजल को उस जीवन में और आगे बढ़ने के लिए कहा ताकि हम ये पता लगा पाए कि क्या महेश की शादी सुनीता से हो पाई थी या नहीं। जैसे ही हम उस जीवन के अगले पड़ाव पर पहुंचे, काजल ने एक बहुत दुख महसूस किया। उसने देखा महेश सुनीता को अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाया था और ना ही अपने पिताजी से कभी सुनीता का जिक्र कर पाया था। उसने ये देखा कि सुनीता की शादी कहीं और हो गई है। मैंने पूछा कि तुमने अपने पिताजी से बात क्यों नहीं की? अगर कहते तो शायद बात बन जाती। तो उसने कहा कि पिताजी को बताता फिर भी मेरी शादी उससे नहीं करवाते। उस समय की मर्यादाएं और हालात अलग थे। जब मैंने उसको और आगे का जीवन देखने के लिए कहा तो उसने कहा कि महेश जो था वो पूरी तरीके से अकेला था। उसने जीवन भर कभी भी शादी नहीं की और उसे इस बात का गहरा अफसोस था
कि सुनीता और महेश, जो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, वो कभी भी खुलकर एक दूसरे से इजहार ही नहीं कर पाए। उस जमाने में शादी के लिए लड़कियों की मर्जी तो पूछी ही नहीं जाती थी, इसलिए सुनीता की शादी तो कहीं और होना तय ही था। लेकिन महेश महेश ने उसके इंतजार में, या शायद उसके प्रति अपनी निष्ठा के कारण, कभी भी किसी और को अपने जीवन में नहीं आने दिया। यहां से एक पैटर्न उभर के सामने आया कि उस जीवन में और इस जीवन में अभी का, हमने ये देखा कि दोनों में से ही वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। तो इसलिए मैंने और पीछे जाना जरूरी समझा, ताकि ये जो बिछड़ना है उस उन दोनों का, उसका असली वजह पता चल पाए। जैसे ही मैं उनको और पीछे के जीवन में लेकर गई, उसने फिर से अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और अपने घर की पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में वो खड़ा था। कमरा बहुत अच्छे से सजा हुआ था, बेड था, टेबल था। आसपास का माहौल देखकर काजल को यह लग रहा था कि वो उस जन्म में किसी अपर मिडिल क्लास परिवार से था। यहां पर मैंने उसे उस जीवन में कमल को ढूंढने के लिए निर्देश दिया, और ये कहते ही वो एक नए दृश्य में पहुंच गई। उसने अपनी शादी का दृश्य देखा, जहां दुल्हन बहुत ही सुंदर नीले रंग के घाघरे चोली में सजी थी और सर पर लाल दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था। मैंने पूछा कि काजल, अपनी दुल्हन को देखो गौर से, क्या तुम इसको पहचान सकती हो? तो उसने कहा कि हाँ, ये कमल है। अब यहाँ दृश्य ये था कि उस जन्म में उन दोनों का मिलन तो हो चुका था, दोनों की शादी हो रही थी, तो फिर समस्या कहाँ थी? तो चलिए जानते हैं समस्या कहाँ थी। मैं जैसे ही उसके वैवाहिक जीवन का सार लेने के लिए उसको मैंने भविष्य में भेजा, तो काजल ने एक नया दृश्य देखा। उसने कहा कि मेरा और मेरी पत्नी का बहुत झगड़ा हो रहा है। तो मैंने पूछा, किस बात का झगड़ा? काजल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको धोखा दिया है, मेरा किसी और के साथ अफेयर है। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी पत्नी को इस बारे में पता चल गया है? तो उसने कहा कि हाँ, और वो रो रही है और ये कह रही है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आगे का जीवन देखते हुए काजल ने यह बताया कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर कभी नहीं गई, लेकिन ताउम्र उसे यह दर्द रहा कि उसके पति ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने पूछा कि जब तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला, तो क्या तुमने उस दूसरी औरत से रिश्ता खत्म कर दिया था? तो काजल ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई ब्रेकअप नहीं किया, मैं तो उसके साथ भी रहा। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? जब तुम अपनी पत्नी से प्यार करते थे तो तुमने उसको धोखा क्यों दिया? तो काजल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक अच्छे और रईस फैमिली से था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वो कहां जाएगी, इसलिए मैंने अपना अफेयर भी जारी रखा। तो मैंने फिर से पूछा कि क्या तुम्हारा अफेयर जो था वो एक ही लड़की के साथ में था या कई लड़कियों के साथ में? तो काजल ने कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही लेडी के साथ में था। तो अब उस लेडी को पहचानने के लिए मैंने कहा काजल को। तो जैसे ही हम अगले दृश्य में गए, उसने उस महिला को अपने आज के पति सुबोध के रूप में पहचाना। यह जानकर मैं भी हैरान रह गई। मैंने बोला कि क्या तुम इस महिला से भी प्यार करते हो? तो काजल का जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा कि नहीं, प्यार तो मैं अपनी पत्नी से ही करता हूं। तो मैंने कहा कि जब पत्नी से प्यार करते हो तो फिर इस अफेयर का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि इसके साथ बस टाइम पास जैसा है, ये अकेली औरत है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा अटैचमेंट भी है। तो मैंने पूछा कि क्या उस औरत को नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो? तो उसने बताया कि उसको सब पता है, और वो इस बात से दुखी भी है कि मैं उसके साथ में सिर्फ वक्त ही बिताता हूं। वो चाहती है कि मैं सिर्फ उसका बनकर रहूं, उसे पत्नी का दर्जा दूं, लेकिन उसको यह भी पता है कि मैं उसको वो दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। काजल ने यह महसूस किया कि उस जन्म में वो जो औरत सुबोध अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी, और अंदर ही अंदर उसको इस बात का गुस्सा था कि काजल ने कभी उसे नहीं अपनाया, पत्नी का दर्जा नहीं दिया। उसने कहा कि उस लेडी के मन में मेरे लिए एक दबा हुआ गुस्सा है। वो चाहती थी कि मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में देखूं, पर मैंने वो हक उसे कभी नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, उस जन्म में एक तरफ पत्नी कमल, आज के जीवन का, उसका गुस्सा और दुख था, और दूसरी तरफ वो जो दूसरी औरत जो आज का पति है सुबोध, उसका अपमान और क्रोध। काजल आज जिन दो पुरुषों के बीच में पिस रही है, उन दोनों के साथ उसका हिसाब किताब कितना पुराना है और कितना उलझा हुआ है। अब इस गुत्थे को सुलझाने के लिए उनको और भी पिछले जीवन में जाना जरूरी था। तो मैंने निर्देश दिया और भी पीछे के जीवन में जाने का, और ये वाला जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने जैसे ही पहला दृश्य उसके सामने आया, काजल के मुंह से निकला कि राजा। उसने देखा कि एक राजा है और राजा की दो पत्नियां हैं। तो मैंने कहा कि क्या तुम पहचान पा रही हो कि दो रानियां कौन है? आप जानते हैं काजल ने क्या कहा? वीडियो को पॉज करके सोचिए कि जो दो रानियां थी
वो कौन थी और राजा कौन था? तो राजा कोई और नहीं बल्कि सुबोध था, और वो दो रानियां काजल और कमल। राजा का नाम पूछने पर उसने कहा रंजीत सिंह, और उसमें बड़ी रानी कमल था और छोटी रानी खुद काजल थी। अब जैसा कहानियों में होता है कि राजा किसी एक रानी से ज्यादा प्यार करता है, अपनी पटरानी से या फिर छोटी रानी से, हम सबने ऐसा सुना है। तो मैंने उससे पूछा कि राजा किससे ज्यादा प्यार करता है? तो काजल ने कहा कि ये तो किसी से प्यार नहीं करता इतना। लेकिन उसने आगे जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि ना तो राजा को अपनी पत्नियों से कोई खास बॉन्डिंग है और ना ही रानियों को राजा के लिए, लेकिन दोनों रानियों की आपस में बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग है। वो दोनों आपस में सहेलियों की तरह रहती है और अपना सुख दुख बांटती है। राजा से उन दोनों को खास कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद में मैं काजल को एक और महत्वपूर्ण घटना पे ले गई। उसने देखा कि राजा बूढ़ा हो गया है। उसे महसूस किया कि राजा जैसे मेरी तरफ देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे अधिक प्रेम करता है, लेकिन मुझे उससे इतना कोई लगाव नहीं है। हमारे बीच में कोई छल कपट भी नहीं है, नॉर्मल रिश्ता है। तो मैंने पूछा कि काजल, अगर राजा तुम्हें प्रेम की दृष्टि से देखता था तो क्या बड़ी रानी यानी कि कमल, उसको तुमसे ईर्ष्या नहीं होती थी? तो काजल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमारे बीच में कोई कड़वाहट थी ही नहीं। बड़ी रानी और छोटी रानी का रिश्ता सहेलियों जैसा था। वो हमेशा साथ रहती थी, एक दूसरे की परवाह करती थी, और उन दोनों में भी कोई छल कपट, कोई कंपटीशन नहीं था। बड़ी रानी का एक बेटा भी था जो आगे चलकर राजा बनने वाला था, लेकिन काजल को कोई भी असुरक्षा नहीं थी। पर सवाल अभी भी वही था कि ये ट्रायंगल इतना क्यों चल रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों ये लोग तीनों बार बार टकरा रहे हैं? काजल का पति सुबोध किसी भी जन्म में उसके प्यार का हिस्सा नहीं रहा, फिर भी वो बार बार बीच में क्यों आ रहा है? ये जानने के लिए मैं उसको और भी पीछे के जन्म में लेकर गई, और वहां काजल ने एक बंजारों जैसी बस्ती देखी। मैंने उसको पूछा कि अब इस दृश्य में सुबोध को ढूंढो, वो है क्या? कि वहां पे उसने बोला कि कुछ आदमी लड़के खड़े हैं, उसको दूर से दिख रहा था। तो उसने कहा कि मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा है जिसने सर पर पगड़ी बांध रखी है। मैं एक स्त्री हूं और कुएं से पानी भरकर लेकर जा रही हूं, लेकिन ये आदमी है ना, मुझे बड़ा घूर घूर के देखता है। तो मैंने पूछा कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो उसने तुरंत ही कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। मैंने फिर से पूछा कि उसके भाव कैसे हैं, क्या तुमसे प्यार करता है या उसकी नीयत खराब है? उसने ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे चाहता है और शायद मुझसे शादी करना चाहता है। रास्ते में आते जाते समय एक बार उसने जबरदस्ती मेरा हाथ भी पकड़ा था। जब मैं उसको आगे के दृश्य में लेकर गई तो एक बड़ा सरप्राइज मिला कि काजल तो पहले से ही शादीशुदा थी। उसके बाद भी वो इंसान चाह रहा था, उसको छेड़ता था। उसने कहा कि मैंने अपने पति से उस बंदे की शिकायत कर दी है। मैंने पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? सही समझा आपने, वो पति कमल था। अब जब कमल को यह बात पता चली, पति को, तो उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। शाम के समय वो सब मिलके सुबोध को पीटते हुए गांव के बाहर एक अंधेरी जगह पर लेकर गए। काजल ने देखा कि उन सबके हाथों में मशालें थी। वहां ले जाकर सबने मिलकर उसको इतना मारा कि उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। काजल ने बताया कि मरते समय उस आदमी के मन में काजल और उसके पति कमल के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्सा था। आखिरी सांस लेते हुए उसने शपथ ली थी कि मैं तुम दोनों को कभी मिलने नहीं दूंगा। और देखिए, आज भी वही हो रहा है। सदियों पुरानी वो नफरत और वो बद्दुआ आज भी इन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। सुबोध का इन्वॉल्वमेंट इन दोनों की लाइफ में इतना गहरा है कि हर जन्म में पति पत्नी और वो वाली कहानी दोहराई जा रही है। मैंने काजल से पूछा कि क्या उस व्यक्ति के मरने के बाद में तुम्हें कोई पछतावा या गिल्ट था कि तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई? तो काजल ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ था। हम उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे, पर मेरी वजह से उसकी जान चली गई। मैंने पूछा कि तुम्हारे पति का क्या इरादा था? तो उसने बताया कि मेरे पति का भी उसको मारने का इरादा नहीं था, वो बस उसको डराना चाहता था। पर यहाँ सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब मैंने मरने वाले व्यक्ति यानी सुबोध की आत्मा के बारे में पूछा। मैंने पूछा कि मरने के बाद सुबोध की आत्मा क्या सोच रही थी? तो काजल ने कहा कि वो ये सोच रहा था कि उसका अपराध इतना बड़ा भी नहीं था कि उसे मार ही दिया जाए। उसकी आत्मा दुखी नहीं बल्कि गुस्से में थी। अब सारे सवालों के जवाब तो मिल चुके थे, तो अब समय था काजल को उसके स्पिरिट गाइड के पास लेके जाने का। काजल ने एक बार फिर भगवान कृष्ण को अपने सामने पाया, जो सेशन की शुरुआत में ही उसके साथ में थे। मैंने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, क्या उस पहले जन्म की गलती की वजह से ही काजल को और कमल को पिछले 3 जन्मों से
ये जो मिलना बिछड़ना है वो चल रहा है, क्या ये उसी कर्म का फल है? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन अब इन कर्मों का अंत है। तुमको जितना भुगतना था तुमने भुगत लिया, अब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट क्लोज होने वाला है। तो ये सुनकर मैंने फिर सवाल पूछा कि कार्मिक अकाउंट अगर क्लोज होने वाला है तो क्या काजल को अपने पति से डिवोर्स ले लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, समय को अपना काम करने दो। मैंने फिर से पूछा कि लेकिन काजल का जो असली प्यार है कमल, उसके साथ अब क्या करना है? क्या वो कभी मिल पाएंगे? तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि हम मिलवा देंगे उनको। अब सेशन के इस अंतिम पड़ाव में उन रहस्यों से पर्दा उठाना बाकी था जिन्होंने काजल के पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। मैंने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, काजल के माता पिता को कैंसर हुआ, पूरा घर बीमारियों का घर बन गया, क्या इसका कारण वो जमीन ही थी जो उसके पिता ने खरीदी थी? प्रभु ने कहा कि हाँ, उस जमीन और उन पेड़ों से इनका गहरा नाता है। एक ऐसा संयोग बैठ गया था कि जैसे ही वो जमीन घर पे आई वैसे ही खुशियां घर से बाहर चली गई। मैंने आगे पूछा कि काजल खुद मौत के मुंह से वापस आई है, उसका शरीर तो मानो कंकाल ही बन गया था, उसकी इस बीमारी के पीछे असली सच्चाई क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि गांव में ही किसी ने कुछ उस पर करवाया था। काजल के पिता को इस बात का अहंकार हो गया था कि उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, उनके पास पैसा भी था, रुतबा था, और इसी कामयाबी की जलन में आकर किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक करवा दिया था। यह सुनकर काजल इमोशनल हो गई थोड़ी सी। मैंने उसको कहा कि अगर तुम खुद पूछना चाहती हो अपनी तरफ से प्रभु से तो यही सही समय है। काजल ने कहा कि प्रभु, मैं सुबोध के साथ का जो रिश्ता है उससे निकलना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती, मेरे पति का भी भला हो। अगर इस अलगाव में उसकी भी भलाई छिपी है तभी मुझे यहाँ से आजाद करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और दुखी हो। श्री कृष्ण ने कहा कि कितनी बार तो तुम्हें मौत के मुंह से बचाया है मैंने, मुझ पर भरोसा रख। तू अपनी ममेरी बहन जो है उसकी भी ईर्ष्या का शिकार हुई है। तेरे और कमल के रिश्ते को बहुत ही बुरी नजर लगी थी। उस समय काजल को एक इंट्यूशन हुआ, उसे महसूस हुआ कि 2028 के बाद उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। उसे बस 2 साल धीरज रखनी है। अचानक उस दिव्य प्रकाश में काजल को खाटू श्याम जी के दर्शन होने लगे। उसने देखा कि वो काजल और कमल दोनों साथ खड़े हैं और जो श्याम बाबा है उन दोनों का आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम दोनों एक होंगे, तुम्हारे पति का भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम और कमल ऐसी जीवात्माएं हो जिन्हें मैंने साथ रहने के लिए ही भेजा था, लेकिन तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दूर हो गए और सारे संयोग एक साथ बैठ गए। तुम्हारे पिता ने उस जमीन पर लगे सैकड़ों पुराने आम के पेड़ों को कटवा दिया। अगर वो पेड़ कुदरती रूप से खत्म होते तो वो बात अलग थी। उनको जबरन काटने से जो नया पाप उत्पन्न हुआ, तो उस जमीन पर जो भूत, पिशाच, पीर और नाग देवता थे, उनका कर्ज और श्राप तुम्हारे परिवार को लगा। उनके श्राप का तरीका भी बड़ा अजीब था। क्योंकि तुम अपने पिता की सबसे लाडली संतान थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें दुख दिया ताकि तुम्हारे पिता पूरी उम्र उस पीड़ा को देखकर खुद ब खुद तड़पते रहे। सेशन के अंत में काजल को एक और बड़ी बात महसूस हुई। उसे याद आया कि जब वो अपनी रहस्यमयी बीमारी की वजह से मौत की कगार पर पड़ी थी, तब श्री कृष्ण ने शनिदेव से जैसे कहा था कि अभी इसको बचाना है, इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, और उनकी ही कृपा से वो आज जीवित है। अब मेरे मन में एक और उत्सुकता थी कि काजल और कमल का ये जो साथ है वो आखिर कितना पुराना है, क्या यह सिर्फ कुछ जन्मों की बात है? मैंने पूछा कि प्रभु, काजल और कमल का रिश्ता कितने जन्म पीछे जाता है और ये कब से एक दूसरे के साथ में है? तो प्रभु ने बताया कि ये दोनों विष्णु लोक से आए हैं। कमल जो है वो लक्ष्मी माँ के अंश से आया है और काजल भगवान विष्णु के अंश से आई है। तो मैं अवाक रह गई। तो मैंने पूछा, तो फिर इनको पृथ्वी पे क्यों भेजा गया था? तो उन्होंने कहा कि इनको लोगों की मदद करने और एक उदाहरण सेट करने के लिए भेजा गया था। ये चीज पहली बार आई मेरे पास। दुनिया को यह सिखाना था कि पति पत्नी बनकर परिवार में रहकर भी प्रभु की सच्ची भक्ति की जा सकती है। लेकिन पृथ्वी के मोह जाल में आकर ये दोनों कर्मों के बंधन में उलझते चले गए। इनका कोई बहुत बड़ा कठिन उद्देश्य नहीं था, इनको बस प्रेम से रहकर एक मिसाल कायम करनी थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उस असीम आशीर्वाद को समेटे हुए काजल ने उस दिव्य अवस्था के बाहर आने की तैयारी की। हमने प्रभु के चरणों में शीश नमाया और इस अद्भुत सत्र को यहीं पर विराम दिया।
अब काजल, कमल और सुबोध के कर्मों को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो बीज का बोया जाना, बंजारों वाला जो जन्म था, सारा खेल वहीं से शुरू हुआ। सुबोध ने काजल का हाथ पकड़ा, काजल ने अपने पति कमल से शिकायत की, कमल और गांव वालों ने मिलकर सुबोध को मार डाला। परिणाम यह हुआ कि मरते समय सुबोध की आत्मा क्रोध और प्रतिशोध से भर गई। उसने बद्दुआ दी कि इन दोनों को कभी मिलने नहीं देगा वो। यहीं से सुबोध का काजल और कमल के जीवन के बीच में एक रुकावट के रूप में प्रवेश हुआ। प्रतिशोध की शुरुआत हुई राजा रणजीत सिंह से, जहां सुबोध ने अपनी बद्दुआ को साकार करने के लिए एक ताकतवर रूप लिया। स्थिति यह थी कि सुबोध अब राजा बना और काजल और कमल उसकी रानियां बनी। राजा ने इन दोनों को अपनी रानियां बनाकर एक तरीके से अपने अधिकार में रखा, ताकि ये किसी और यानी एक दूसरे के साथ में वो प्रेम ना कर सके जो चाहते थे। हालांकि काजल और कमल सहेलियों की तरह साथ थे, लेकिन वो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी बनकर नहीं आ पाए। इसके बाद आता है अहंकार और विश्वासघात वाला वो जन्म अमीर घराने के पुरुष का। यहां पर काजल की बारी थी, कर्मों का फल भुगतने और नए कर्म बनाने के लिए। स्थिति यह थी कि काजल एक रईस पुरुष बनी और कमल उसकी सुंदर पत्नी बना। सुबोध वो दूसरी औरत बना जिससे काजल का अफेयर था। कार्मिक खेल यह था कि काजल उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। उसने सुबोध का भी इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास के लिए किया और कभी भी सुबोध को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जो वो चाहती थी। नतीजा यह निकला कि कमल को धोखे का दर्द मिला और सुबोध को अपमान और तिरस्कार का गुस्सा मिला। अब इन दोनों की नाराजगी इस जन्म के दुखों का कारण बनी। चौथा, महेश और सुनीता का जन्म। अब यह जन्म पिछले जन्मों के धोखे का प्रायश्चित था। स्थिति यह थी, महेश और सुनीता प्रेमी बने। पिछले जन्म में कमल को धोखा देने के कारण इस जन्म में महेश चाहकर भी अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर पाया, कमल से, और उसके प्रायश्चित स्वरूप पूरे जीवन भर अकेला रहा। वही उसकी सजा थी। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है वो है कि अभी सारे पुराने हिसाब किताब एक साथ सामने आ गए हैं। सुबोध का जो व्यवहार है, ये जो काजल के साथ में बुरा व्यवहार करता है, वो उस पुराने अपमान और तिरस्कार, जब उसको मार दिया गया था, जब उसको अफेयर के बाद पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया था, उसका अनकहा गुस्सा है। अब कमल का जो बिछड़ना है, कमल का अचानक छोड़कर चले जाना, वो पुरानी बद्दुआ का असर है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं रह पाओगे, है ना। और शायद उसने जो बिट्रे किया था कमल जब पत्नी था, उसका भी बदला है। ये जो बीमारियां और बाधाएं आ रही है, उसका जो कनेक्शन है वो जमीन से और नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है, जो एक टाइम पे सक्रिय हो गया जब इनको ये कर्म भुगतने थे। अगर काजल की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जो शायद आज भी किसी कार्मिक बंधन में उलझे हैं। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।